भगत सिंह की बहन। मैं सोच रही हूँ पिछले 10 साल में न जाने कितनी बार मुझे गद्दार कहा गया, कितनी बार देशद्रोही कहा गया, कितनी बार एंटी नेशनल कहा गया। यहाँ से लेकर यूएसए तक लोग मेरे पीछे आए मुझे एंटी नेशनल कहने के लिए। और आज एक ही लम्हे में वो सारे दाग आप मेरे नाम वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आज इस हॉल में इतने सारे लोग हैं और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस हॉल में मौजूद लोगों से डर रहा है। और वो इसलिए डर रहा है क्योंकि यहाँ पर सोचने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं और इससे भी ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। और तमाम गोला बारूद और फौज और यहाँ पे जिक्र हुआ अदालत और जज, उन्हें भी जोड़ देते हैं। अदालतों और जज सबके बावजूद भी उन्हें डर लग रहा है कि यहाँ कुछ सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने और बोलने वाले लोग हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी है, बहुत सम्मानित मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे देश और दुनिया, आपने सुना, बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जब लगता है जब अपने लोगों के बीच, और खासकर मैं खुद एक बहुत भावुक व्यक्ति हूँ और ये पूरा ऐसा लगता है कि ये पूरी महफिल भावनाओं की ही सजी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जैसे ऐसा लगा मुझे कि मैं खुद अपने घर आ गई। और आज यहाँ मेरे लिए इस डायस पे, यहाँ मंच पे राइजर भी लगाया गया है और ऐसा लगता है कि इससे मेरा कल और जब मैं यहाँ आई तो सबसे अच्छा लगा कि जब मुझे शॉल पहनाई गई तो मेरी बहनों ने मुझे शॉल पहनाई। और इससे मैं आपको एक बात ही बताना चाहती हूँ कि जब आप महिलाओं को सम्मान देते हैं तो सिर्फ एक महिला को नहीं देते, आप पूरे महिला समाज को सम्मान देते हैं। जब एक लड़की आगे बढ़ती है, आपने देखा शॉल पहनाने में, बताइए सारी महिलाएं मेरे साथ थी, मेरी सारी बहनें मेरे साथ थी। और यही सबसे अच्छी बात है कि जब भी मैं देखती हूँ, आप पॉलिटिकल लीडर्स में देखिए, मैं कई बार मैं खुद इसके खिलाफ बोलती हूँ कि सिर्फ एक मायावती के बन जाने से, सिर्फ एक ममता बनर्जी के बन जाने से, सिर्फ एक जयललिता के बन जाने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं मायावती और इसके अलावा ममता बनर्जी इन सब की रैलियों में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक महिला के साथ दर्जनों महिलाएं अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने को सहज महसूस करती हैं, वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी और अच्छी बात है 13वां नंबर, हालांकि अशुभ माना जाता है लेकिन हमारे लिए बहुत शुभ हो गया। एक दर्जन भर मर्दों के बाद एक महिला का नंबर आया। मैं बहुत बहुत सम्मानित और खुश महसूस कर रही हूँ और छत्रपति जी को हम याद कर रहे हैं। आप सोचिए हमारे बीच कितने लोग हैं जो जिंदा हैं, जिनके पास तमाम तरह की सत्ता है, तमाम तरह का बल है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें किसी हॉल में बैठ के कोई याद नहीं करता। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसको गुजरे भी एक जमाना हुआ, 21 साल गुजर गए उनको गुजरे भी, लेकिन हम आज यहाँ पहुंचे हैं उनकी हिम्मत को सलाम करने के लिए। हम आज यहाँ पहुंचे हैं उनकी उस हौसले को सलाम करने के लिए, उनकी उस सच को सलाम करने के लिए, उनकी ईमानदारी को सलाम करने के लिए। क्योंकि आप यकीन जानिए कि जो सबसे झूठा व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी की बात करता है। और इसीलिए आप देखिए हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े तानाशाह जो हमारे देश में आज हैं, जो वो देश से बाहर जाते हैं तो कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत एक ऐसा देश है जो संविधान से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता। और ये सारी बातें वो सीधे मुंह के साथ कह पाते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा झूठा और सबसे ज्यादा बेईमान होता है उसे सबसे ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी और इस तरह के जो मूल्य हैं हमारे संवैधानिक और मानवीय मूल्य, उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है।
अब आज यहाँ पर मुझे ये अवार्ड दिया गया, इस सम्मान के साथ याद आ रही है मुझे 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है फिलिस्तीन के पूरे संकट को, जिसमें 13,000 लोगों की, उससे भी ज़्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें न सिर्फ ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़ी हैं, बल्कि सबसे बड़ा जो कॉलोनाइजर, सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स में से जो एक है हमारे इतिहास के, इजराइल, एक आतंकी राज्य, उसके साथ खड़े हैं। न सिर्फ कि नैतिक रूप से खड़े हैं, उनकी फौज, उनकी ताकत, सबसे बड़े देश आज उनके साथ खड़े हैं। और एक ऐसी आबादी जो पूरी तरीके से हर ओर से चार दीवारी में बंद है, ट्रैप्ड पॉपुलेशन, उस ट्रैप्ड पॉपुलेशन को लगातार मारा जा रहा है। आज मैं जो मुझे छत्रपति सम्मान दिया जा रहा है, मैं फिलिस्तीन के उन 50 पत्रकारों के नाम करती हूँ जो इस पूरे संघर्ष में शहीद हुए। न सिर्फ के पत्रकार शहीद हुए हैं, बल्कि उन पत्रकारों के साथ उनके पूरे परिवार शहीद हुए हैं। मतलब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार के 35 लोग, 45 लोग, 60 लोग, यानी कि उनके पिता के 4 भाई, उनके रिश्तेदार, उनके ससुराल वाले, उनके बच्चों के भी बच्चे, यानी एक जगह अगर मान लेते हैं 50 लोगों ने, 60 लोगों ने शरण ली हुई है, तो पूरा का पूरा खानदान तबाह हो चुका है। और दर्जनों लोग ऐसे हैं इस वक्त फिलिस्तीन में जिनके पिछली 3 पीढ़ियों का नामो निशान खत्म हो चुका है, यानी उनका अब कोई नाम लेने वाला बचा नहीं है। और ऐसे दर्जनों लोग हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सिरसा की इस भूमि से फिलिस्तीन तक आवाज पहुंचेगी कि ठीक है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें उनके साथ होंगी, लेकिन सिरसा के लोग और यहाँ के सिरसा के जो समाज है और जो पत्रकार हैं, वो तमाम फिलिस्तीनियों के साथ। छत्रपति जी का यहाँ जिक्र हुआ और मैं सोचने लगी कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुनने के पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन उसमें एक और वजह भी रखी होगी। उनका और मेरा अनुभव बहुत अलग नहीं है। अभी हमारे दोस्त ने बताया पहले कि कैसे एक मठाधीश, एक बाबा, गुरु, उनको भगवान भी कहा जाता है, श्री श्री, 2 और मैं लगा देती हूँ, श्री 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 रविशंकर जी का मैं इंटरव्यू करने पहुंची। और इंटरव्यू से पहले मैंने उनके ऊपर एक कार्यक्रम किया था। वो कार्यक्रम था कि जब उन्होंने एक बयान दिया था 2018 में, वो बयान ये था कि अगर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के खिलाफ आया तो भारत सीरिया बन जाएगा। इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा और श्री श्री जी को ये महसूस हुआ कि शायद उससे इनका जो पब्लिक रिलेशन है, जो कहते हैं कि उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे कि देखिए कैसे एक हिंसक व्यक्ति की इमेज उनकी बाहर जा रही है। उन्होंने एक व्यक्ति को मुझसे मिलने भेजा और उसके बाद ये तय पाया कि चलिए मैं उनका इंटरव्यू करती हूँ। उनका इंटरव्यू करने में पहुंची, वो उनकी मर्जी से, उन्होंने खुद चाहा था कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, क्योंकि समझते थे कि उनकी इमेज खराब हो रही है और शायद मुझे सही अंदाजा नहीं है कि वो कैसे व्यक्ति है। और पहली बार ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मुद्दे के बारे में पहली बार यहाँ बात कर रही हूँ 2018 से लेकर, और अब तक अभी कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले ये केस विड्रॉ हुआ है। उससे पहले तक चूंकि मामला अदालत में था, मैं कभी इस बारे में बात नहीं करती थी। आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पहली बार इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ कि कैसे मठाधीशों के सामने पत्रकारिता का समर्पण करने की कितनी कोशिश होती है। तो मैं इंटरव्यू वहां उनका करने पहुंची तो देखा कि मेरे पीछे, आप देखेगा यूट्यूब पर इस इंटरव्यू को, कि मेरे पीछे उनकी जो भक्तगण है उनकी पूरी लाइन लगी हुई थी, यानी वो तमाम लोग पीछे से मुझे देख रहे थे और जो पत्रकार उनसे मिलने आ रहे थे वो पूरे तरीके से दंडवत थे, यानी ऐसा समर्पण था कि उनके आगे लेट गए थे पूरे तरीके से। अब उम्मीद ये की जाती है कि वो लोग जो दंडवत हो जाएं, वो क्या उठ के खड़े होकर कभी सवाल कर पाएंगे उनसे? तो अब तक वो सिर्फ उन दंडवत पत्रकारों से ही मिले थे जो आते थे सवाल पूछने नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए। अब पहली बार इतने सालों में उनका सामना पड़ा एक ऐसे व्यक्ति से जो उनका भक्त नहीं था, जो उनसे आशीर्वाद लेने नहीं आया था, उनसे जवाबदेही मांगने आया था कि आप जो इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा कि इतने प्रभावशाली आप व्यक्ति हैं,
आप कैसे इस तरह की हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका तो फर्ज ये है कि अगर ये फैसला उनके खिलाफ भी आता है तब भी आप देश के आम हिंदू को ये बताइए कि ये देश भावनाओं से नहीं, आस्था से नहीं, संविधान से चलता है। मेरी बात इतनी नागवार गुजरी श्री श्री रविशंकर को कि उन्होंने वो वहां पे अपना आपा खो बैठे और अपना माइक निकालने लगे। और इसके बाद उनकी टीम के लोगों ने आके वो कैमरे के सामने आ गए, मेरा कैमरा बंद कर दिया और मुझसे कहा जाने लगा कि सिर्फ पॉजिटिव सवाल पूछो। ये सारा तमाशा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और इस तमाशे को हमने अपने चैनल पर चलाया। इसके बाद से गुरुजी को श्री को इतना बुरा लगा कि मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। 10 करोड़ जिसकी कीमत थी कि अगर वो मुकदमा जीत जाते हैं तो मुझे 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और मैं एक गैर सरकारी संस्था के लिए काम करती हूँ जहाँ छोटा सा हमारा संस्थान है, आम जनता की मदद से चलता है और छोटी सी मेरी तनख्वाह है जिसकी बुनियाद पे मैं काम करती हूँ। उनको पता था कि मेरे लिए बहुत भारी होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुकदमा वापस लिया जा चुका है उन्हीं के जरिए जिन्होंने ये मुकदमा कोर्ट में डाला था। और अब मैं इस बारे में जब पत्रकार को सम्मान दिया जाता है तो समाज ये माना जाता है कि आज मेरे रास्ते में बात हो रही थी, हमारे दोस्त जो मुझे लेकर आ रहे थे वो कहने लगे हमें बहुत हौसला होता है जब आपके जैसे पत्रकार बातचीत करते हो, हमारे बीच आते हैं। मैं यहाँ कहना ये चाहती हूँ कि जब पत्रकार समाज के बीच होता है और जब उसे समर्थन मिलता है तो उससे पत्रकार का हौसला बढ़ता है। लेकिन इस हौसले को देने के लिए, समर्थन को देने के लिए हम किसी छत्रपति के मरने का इंतजार न करें। ऐसे लोगों का जरूर समर्थन करें जो अपनी जान दांव पे लगाए हुए हैं। और किसी भी वक्त जब मुझसे पूछते हैं लोग हाउ सेफ आर यू, आप कितनी महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इस देश के सबसे ताकतवर लोगों से टकराना, उनसे सवाल जवाब करना। अभी मैं राजस्थान से लौट रही हूँ 4 दिन वहां गुजारने के बाद। पूरे राजस्थान में आप सोचिए दलित आबादी, आदिवासी आबादी, पानी की वहां भारी कमी है। 10% जो मुस्लिम आबादी है उसका ये हाल किया हुआ है वहां कि गौरक्षा के नाम पर दिन रात उनकी लिंचिंग हो रही है, उनसे उनका कारोबार छीना जा रहा है। ये तमाम मुद्दे पूरे तरीके से हाशिए पर हैं। सारे नेता नंबर 1 और नंबर 2 का जो जिक्र हुआ, नंबर 1 से लेकर और नंबर 10 तक सारे लोग उदयपुर में मौजूद हैं। उसके बाद अजमेर भी जाते हैं। उदयपुर में एक व्यक्ति का कन्हैया लाल का मुद्दा उठाते हैं लेकिन नासिर जुनैद की कोई बात नहीं करता। मीडिया भी सिर्फ कन्हैया लाल का मुद्दा उठाता है। ये हमें बहुत तकलीफ है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए, हत्यारों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब एक हत्या और दूसरी हत्या के बीच फर्क किया जाता है तो पता चलता है कि ये हमदर्दी नहीं सिर्फ राजनीति है। तो पूरा का पूरा मीडिया सिर्फ उदयपुर में मौजूद है। अजमेर में जाते हैं हमारे नंबर 2 और वहां भी जाके कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी गई। यानी आप मीडिया का पूरा मैप अगर आप देखें तो मीडिया के मैप से 85% आबादी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। हमारी राजनीति जैसी है बिल्कुल वैसा ही हमारा मीडिया है। हमारी राजनीति से दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, ग्रामीण भारत के मुद्दे, मुसलमानों के मुद्दे, ईसाइयों के, सिखों के, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, सारे मुद्दे गायब। अब आप मुझसे कहेंगे आपने तो सबको बता दिया, बचा कौन? मैं वही कह रही हूँ कि ये 5% लोगों के लिए 95% लोगों को गुलाम बनाकर ये देश इन 5% लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। और जो भी इस नैरेटिव को चैलेंज करता है, चुनौती देता है जो भी इस नैरेटिव को, वो देश का गद्दार कहा जाता है। और देश का गद्दार कहने से पहले वो कहते हैं मुझसे आप एंटी मोदी हैं, फिर कहते हैं आप एंटी हिंदू हैं, फिर कहते हैं आप एंटी इंडिया हैं। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ही पूरा देश बन गया। यानी एंटी मोदी और एंटी इंडिया होने में कोई फर्क नहीं। ये पूरा ग्राफ इस तरह से चलता है, एंटी मोदी, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया।
और इतना आसान होता है जब एक व्यक्ति को सिर्फ आप उसकी जो धार्मिक पहचान है उसमें समेट दें, तो फिर उसके काम का जो प्रभाव है उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ आज इस महफिल में मुझे ये साबित कर दें कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई ढंग की भारतीय नागरिक नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी सोचने समझने वाली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक निरीह मुसलमान हूँ, आप में से कितने लोग वापस जाके फिर मेरी पत्रकारिता को देखना, पढ़ना और सुनना पसंद करें? तो मेरी पहचान को हर रोज टारगेट करके कोशिश की जाती है कि जो मेरे काम का प्रभाव है उसे खत्म किया जाए या कम से कम उसे कम किया जाए। क्यों जब भी मेरी पहचान से अलग कोई व्यक्ति मेरे काम को देखने की कोशिश करे तो मुझमें एक पत्रकार न देखे, मुझमें एक ऐसा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति है वो भी ना देखे, एक भारतीय नागरिक की तरह भी ना देखे, सिर्फ इस तरह से देखे कि एक मुसलमान है जो हिंदुओं का विरोध कर रहा है, बस। तो इस तरह से जब पूरी चीज को देखा जाता है तो फिर मैं पूरी तरीके से समझती हूँ कि जो सच की लड़ाई है आखिर कौन लड़ेगा? क्या वाकई ये 2-4-6 पत्रकार जो आखिरी बचे हैं और न जाने कब तक बचे रहेंगे? आपने देखा अभी न्यूज क्लिप के ऊपर जितना बड़ा हमला हुआ, पूरी की पूरी न्यूज संस्थान को आतंकवादी संस्था करार दे दिया गया, वहां काम करने वाले 40 से ज्यादा लोग। और अभी भी ये मत भूलिए कि जहां अब इस मंच से हम ये बात कर रहे हैं, हमारे 2 पत्रकार साथी इस वक्त आतंक निरोधक कानून में जेल में बंद हैं। यूएपीए आतंकवादियों के लिए बनाया गया कानून, उस कानून के तहत बंद है और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या 6 हफ्ते या 6 महीने में वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में हम जी रहे हैं जहां पत्रकार, और मुझे शिकायत भी है, सम्मान मिला बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक शिकायत भी है। जब पत्रकार काम कर रहा होता है आप खुश होते हैं कि आपकी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन जब पत्रकार परेशान होता है, उसका परिवार, उसका जीवन, मुझे लगता था कि एक न्यूज संस्था पे इतना हमला हुआ है, देश के लोग बाहर निकलेंगे, आवाज उठाएंगे, एक सैलाब आएगा और इस सैलाब में तानाशाही बह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए मैं फिर से आज कह रही हूं कि पत्रकारों के मर जाने, कुर्बान हो जाने का इंतजार मत कीजिए। हम आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं, आप हमारे लिए खड़े होइए। सिर्फ इन महफिलों में नहीं, सिर्फ लिखे हुए शब्दों में नहीं, इससे आगे बढ़ के आपको काम करना होगा। ये बताना होगा इन तानाशाहों को कि अगर आप पत्रकार को परेशान करेंगे तो हम आपको परेशान करेंगे। ये सच की लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये कौन लोग हैं? मेरी नजर में भारत के जो सबसे गरीब, सबसे कमजोर, ऐसे लोग जिनके पास पारंपरिक रूप से न कभी पैसा रहा, न सत्ता रही, न कभी धनबल रहा, न कभी कोई ताकत रही, वो लोग आज तानाशाही हुकूमत से लड़ रहे हैं। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। जब हमारे लिए प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर फॉर्म में हमारे सामने नजर आए 2019 के बाद, एक के बाद एक मोदी सरकार ने जिस तरह के कानून पास किए, ट्रिपल तलाक से शुरुआत करके उसके बाद कश्मीर तक पहुंच गए, वहां से आर्टिकल 370 को विड्रॉ कर लिया, लाखों की आबादी को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया, और आज बताया जा रहा है कि वहां बहुत खुशहाली है और भारत, कश्मीर पहले से कहीं ज्यादा भारत का हिस्सा बन गया। मैं समझती हूँ अच्छी तरह कि ये कश्मीर का इंडियनाइजेशन तो नहीं हुआ, इंडिया का कश्मीरियाइजेशन जरूर हो गया। यानी ऐसा तो नहीं लगता कि कश्मीर पहले से ज्यादा कहीं भारत में मिल गया, ऐसा लगता है भारत अब ज्यादा से ज्यादा कश्मीर जैसा दिखने लगा है, जहां ना आजादी है, ना अधिकार है। प्रेस क्लब बाकायदा कश्मीर का, श्रीनगर का प्रेस क्लब, उसे जाके पुलिस ने एक लम्हे में बंद करा दिया। आज वही हालात आप देखिए, एक के बाद एक हर गुजरते दिन के साथ यही हमला हो रहा है। सबसे बड़ा हमला मीडिया पर हुआ, वायर जैसे संस्थानों के अलावा भी न्यूज पे जो हमला हुआ, इसकी शायद कल्पना कभी किसी ने नहीं की। तो कश्मीर तो भारत जैसा न जाने हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि भारत कश्मीर जैसा हो गया। मैं अपने आप को पत्रकार के तौर पर
बहुत मायनों में काफी सुरक्षित महसूस करती हूँ जब मैं सोचती हूँ कश्मीर के पत्रकारों के बारे में। कश्मीर के कई पत्रकार जेल में हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कई साल से जेल में हैं। कश्मीर में जो भारत का पहले से कहीं ज्यादा हिस्सा बन गया है, अब उसका वो स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो चुका है। उसका हाल ये हुआ है कि अब कश्मीर में लगभग ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की मनाही हो चुकी है। मैं पिछले जनवरी फरवरी के महीने में भारत जोड़ो यात्रा कवर करने गई थी, राहुल गांधी जब वहां पहुंचे कश्मीर। जब मैंने पत्रकारों से वहां बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ घंटों के दौरान मैंने करीब 2 दर्जन पत्रकारों को फोन लगाया। उन तमाम लोगों में से सिर्फ 3 ऐसे पत्रकार बचे जो एक तरह से ट्रेनी जर्नलिस्ट थे। उनका पहला या दूसरा साल था पत्रकारिता का, और वो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से बड़ी पत्रकार आई हैं, कैमरे के सामने हम आएंगे, अपनी मासूमियत में वो मुझसे इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। बाकी 2 दर्जन लोगों ने कहा कि वो कैमरे के सामने ये नहीं बोल सकते कि कश्मीर में पत्रकारिता को और पत्रकारों को खतरा। आज मैं हिम्मत से यहाँ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, हिम्मत से आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक चलेगा। कश्मीरियों को ये कहने की इजाजत नहीं है कि वो परेशान हैं। कश्मीरियों को ये कहने की इजाजत नहीं है कि उनके अधिकार कुचले जा रहे हैं, उनकी आजादी कुचली जा रही है। पत्रकारों को पत्रकारिता की, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्हें अपना काम करने की, कारोबारियों को कारोबार की, जो छात्र हैं उन्हें अपना पढ़ाई करने की, जो नौकर पेशा लोग हैं उन्हें नौकरी करने की, हर तरह से एक ऐसा जाल बुन दिया गया है, एक ऐसी बड़ी सी जेल में तब्दील कर दिया गया है। तो जब मैं कह रही हूँ कि इस देश के जो सबसे कमजोर लोग हैं वो इस लड़ाई को लड़ेंगे, मैं आपके सामने 2 आंदोलनों को पेश करना चाहती हूँ। पहला आंदोलन है शाहीन बाग का आंदोलन और दूसरा आंदोलन है भारत के किसानों का आंदोलन। शाहीन बाग के आंदोलन की मैं बात करती हूँ, मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन। मैं इसे कहती हूँ कि ठीक है, तमाम तरह के जो लोकतांत्रिक विचारों वाले लोग थे वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन ये मूलभूत रूप से ये मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन था, उनके जरिए खड़ा किया गया आंदोलन। ये आंदोलन तब हुआ जब 2019 में नरेंद्र मोदी पहले से भी ज्यादा मैंडेट के साथ, सीटों के साथ चुनकर आए और उनको चुनौती देने वाली, उनकी सत्ता को चुनौती देने वाली वो महिलाएं थी जिनको कहा गया कि ये 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्हें कुएं से बाहर निकालने का काम एक मसीहा ने किया, जिनका नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन महिलाओं ने उस प्रधानमंत्री को, जो सबसे ज्यादा मजबूत था, इस ऐसे वक्त पे जबकि चू नहीं निकल रही थी, किसी की आवाज नहीं निकल रही, तब उन्होंने चुनौती दी। और इसके अलावा आप ये देखिए 24 घंटे के अंदर मैं शाहीन बाग आंदोलन को एक बड़ा नारीवादी आंदोलन भी मानती हूँ। ये ठीक है, ये अधिकारों के लिए आंदोलन था, ये संविधान के लिए आंदोलन था, ये नागरिकता के लिए आंदोलन था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी ताकत के तौर पर एक ऐसा समाज था मुस्लिम महिलाओं का, जिसे मैंने कहा जिनको प्रताड़ित समाज कहा जाता है, और दर्जनों की तादाद में ऐसे एक्टिविस्ट और नेता ओवरनाइट, रातों रात पैदा हो गए, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और मेरा यकीन है कि 30 साल और 50 साल लग जाते नारीवादी आंदोलनों को, नारीवादी जो कार्यकर्ता हैं उनको इस तरह की महिलाएं तैयार करने के लिए, ऐसी बोलने वाली, इतनी हिम्मत रखने वाली, इस तरह से चुनौती देने वाली, जितना सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपने किचन रूम से खाना पकाते पकाते, रोटी बनाते बनाते, आटा झाड़ के हाथों से और माइक पकड़ के खड़ी हो गई प्रोटेस्ट साइट पे आके। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुआ, और आप मुझसे कहेंगी कि ये आंदोलन तो कामयाब नहीं हुआ, सीए कानून तो वापस नहीं लिया गया, तो फिर आप इसे कैसे कहती हैं कि ये कामयाब आंदोलन था, ये महिलाएं बहुत बड़ी कोई क्रांतिकारी थी? मैं कहती हूँ कि क्रांति इसलिए नहीं लाई जाती कि क्रांति के मुकम्मल होने की कोई गारंटी होती है। क्रांति इसलिए लाई जाती है क्योंकि अनैतिकता, बेईमानी और झूठ का मुकाबला करना हमारा फर्ज है। भगत सिंह को अगर ये पता होता कि फांसी पे चढ़ने के बाद देश में आजादी आ जाएगी, तो शायद उन्होंने ये काम पहले किया। तो इसलिए क्रांति इसलिए नहीं लाई जाती कि कोई गारंटी है, कोई लिख के देगा कि 100 दिन बाद, 200 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद। आप जानते हैं हमारा आजादी का आंदोलन कितने दिनों
तक चला। तो इसलिए मैं इस आंदोलन को फिर भी कामयाब मानती हूँ। दूसरी बड़ी बात किसानों के आंदोलन की। किसान आंदोलन ने क्या किया? आप कहेंगे किसान आंदोलन बहुत कामयाब रहा, कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, बहुत बड़ी बात है, सही बात। लेकिन जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और कैसे उस किसान आंदोलन ने मुझे एक पत्रकार के तौर पर बदला। आप यकीन जानिए, जब आंदोलन होते हैं तो वो सिर्फ आंदोलनकारियों को नहीं, जो आंदोलन के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, मेरे जैसे पत्रकार या एक्टिविस्ट या नेता या समाज, उन सबको बदल देते हैं। किसान आंदोलन को कवर करते करते मुझे पत्रकार के तौर पे उससे इतना बदला, मेरे अंदर इतनी चमक आई, इतना मुद्दों को समझने की एक सलाहियत पैदा हुई कि मैं सोचती हूँ कि कभी अपनी पत्रकारिता का जब ब्यौरा लिखूंगी कि 20-22 साल में मैंने क्या किया, तो उसमें एक पूरा चैप्टर सिर्फ किसान आंदोलन पे हो। दो महत्वपूर्ण चीजें थी किसान आंदोलन में। एक तो जो हमारे बड़े कारोबारी हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनके खिलाफ, कि वो उनकी लूट के खिलाफ, उनकी बेईमानी के खिलाफ समाज में एक जागरूकता पहुंचाने का काम किया। फिर से मैं कहना चाहती हूँ, इस जागरूकता को पहुंचाने के लिए सालों गुजर जाते, जो किसान आंदोलन ने कुछ ही दिनों में कर दिया। उन्होंने एक समझ दी लोगों को। छोटे से छोटा, वो बड़े किसान नहीं जिनको आप हमेशा कैमरे पे सुनते रहते थे, उनके इर्द गिर्द जो छोटे मोटे लोग बैठे रहते थे, 20-22 साल के लड़के, 17-18 साल के लड़के, उनके सामने आए माइक लगा दीजिए। वो ये नहीं बताते थे कि मोदी सरकार की नीतियां कृषि विरोधी कितनी है। कृषि विरोधी तो बताते ही थे, उसके बाद बताते थे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कितनी खराब है, उसके बाद बताते थे नरेंद्र मोदी की अर्थनीति कितनी खराब है, उसके बाद बताते थे नरेंद्र मोदी की सामाजिक नीति कितनी खराब है। आप देखिए, एक आंदोलन ने लोगों को इतना जागरूक किया कि वापस लोगों ने किताबें उठाई, अपने अधिकारों के बारे में जाना, अपनी आजादी के बारे में जाना। एक पूरे के पूरे समाज को जो झपकी ले रहा था, सो रहा था, इस तरह से उसके अंदर एक आत्मा डाल दी, एक जिंदगी भर दी कि सब उठ के खड़े हो गए। तो कृषि कानून के वापस होने के अलावा एक ये बड़ी बात की कामयाबी। दूसरी बड़ी बात कि जो आज का हमारा दरबारी मीडिया, मैं मीडिया के एक ऐसे दौर से आती हूँ जब मीडिया से, यानी कि मेरे जैसे पत्रकारों की निकली आवाज को लोग समझते थे ये कोई आकाशवाणी है। ये कभी समझ ही नहीं सकते थे कि टीवी में से निकलने वाली आवाज भी झूठ हो सकती है। किसान आंदोलन ने ये आंदोलन कारोबारियों के खिलाफ तो किया ही, सरकार के खिलाफ तो किया ही। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप सबकी आंखों से ओझल हो गई है कि दरबारी मीडिया के खिलाफ भी ये आंदोलन था। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने लोगों के मन में ये शंका डाल दी कि ये सामने वाला व्यक्ति जब माइक लेकर बोल रहा है तो आप इसे फेस वैल्यू पे यकीन मत कीजिए, इसकी बात पे शक कीजिए। पी साईनाथ कहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं पी साईनाथ, वो कहते हैं कि हमें पत्रकारों को तो ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी कि वो पत्रकारिता कैसे करें, लेकिन हमें लोगों को भी ट्रेन करना होगा कि पत्रकारों को कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे पढ़ें। ये काम किसानों ने किया कि माइक लेके तुम्हारे सामने टीवी पे जो आदमी बोल रहा है इस पे शक करो, इसकी बात को सिर्फ फेस वैल्यू पे मत लो। ये आंदोलन उनके भी खिलाफ हुआ। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि किसी को भी खदेड़ा जाए कहीं से कहीं। आपको मालूम होगा किसान आंदोलन के दौरान कई जो दरबारी मीडिया के बड़े चेहरे हैं उनको वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा है। अब आप प्रताड़ित समाज को, जो ऑप्रेस कम्युनिटी है, उसको भी आप ये बताएंगे कि वो आंदोलन कैसे करे, कितनी सभ्यता के साथ आंदोलन करे, कितनी शालीनता के साथ आंदोलन करे, क्योंकि जो उन्होंने अपना सच देखा है वो बदसूरत है, उनके साथ जो हुआ है वो बदसूरत है। तो जो उन्हें बदसूरती मिली वही बदसूरती तो आपको देंगे वापस। तो इसलिए बहुत सभ्यता या शालीनता की उम्मीद करना मेरे ख्याल से बेईमानी है। सैद्धांतिक रूप से फिर मैं कहूंगी मैं इसके खिलाफ हूँ। किसी को भी खदेड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी को भी भगाना नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि कितना महत्वपूर्ण ये काम हुआ दो आंदोलनों के जरिए। एक तरह से मुस्लिम समाज को उसके अधिकारों, उसकी आजादी, उसका इस लोकतंत्र में जगह क्या है। बहुत सारे लोगों ने पहली बार संविधान की किताब उठाकर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जो मुस्लिम पुरुष है वो कह रहे थे कि भाई अभी तो ये हमारी महिलाएं मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं,
कल को आंदोलन खत्म हो जाएगा, घर चली जाएंगी तो फिर हमारे खिलाफ लड़ेगी। तो इनको कौन संभालेगा? क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए कि मेरा स्थान क्या है, मेरी पावर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। एक बार जो औरत घर से बाहर निकलती है उसको वापस भेजना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन ने जो एक गरीब और मजदूर तबके को खासकर जिस तरह से जागरूक किया, मैं इन दोनों जो आंदोलन हुए और इन दोनों जो आंदोलनकारी समूह थे, मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक समाज के एक हिस्से के तौर पर मैं अपने को कर्जदार महसूस करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इन दोनों ने लोकतंत्र की वो रक्षा की है कि आज हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश एक तरह का धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। अगर ये दो आंदोलन नहीं होते तो ये काम इससे कहीं पहले हो गया। हमारे भारत की मुस्लिम महिलाएं, हमारे किसान, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनने की लगातार बात करते हैं, उसके बीच में दीवार बन के खड़े हो कि अगर आप जाएंगे तो हमसे होकर गुजर कर जाना पड़ेगा। अब आखिरी बात, मैं कुछ शब्द ऑल्टरनेट मीडिया के बारे में कहना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा टीवी पत्रकारिता में गुजारा है। टीवी ने ही मुझे बनाया, टीवी ने ही मुझे सारी ट्रेनिंग दी। मैंने दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन न्यूज रूम्स में और सबसे अच्छे पत्रकारों के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली। ये मेरा सौभाग्य है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मैं एक छोटे से कस्बे से आने वाली एक लड़की हूँ, जो अभी बताया मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैं बुलंदशहर जिले के एक छोटे कस्बे से आती हूँ। मेरे परिवार में कारोबारी और तमाम तरह के लोग, कोई भी पत्रकार नहीं। तो मैं अपने परिवार में पहली पत्रकार हूँ। जब मैं दिल्ली आई मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी और मुझे अगले 2 दशकों तक सहारा देने वाले लोग, वो तमाम लोग जो आज जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, मेरे पास कोई जान पहचान नहीं थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, रुतबा नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे परिवार में कोई पत्रकार नहीं था, लेकिन इस शहर के लोगों ने, इस दिल्ली शहर के लोगों ने, अपने देश के भी लोग मैं कहूँगी, उन लोगों ने जिन पर बार बार ये कहा जाता है कि देखिए समाज को क्या हो गया, उन हिंदू संपादकों ने, उन हिंदू पत्रकारों ने, उन न्यूज रूम्स के लोगों ने, सब ने मुझे सहारा दिया, मुझे बनाया और यहाँ तक पहुंचाया। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पहचान क्या है, कभी ये नहीं सोचा कि किसकी मदद कर रहा है, एक हिंदुस्तानी दूसरे की कर रहा है, मेरी कला को तराशा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आज मैं ये सोचूं कि कोई आरफा नहीं, कोई आसमा नाम की लड़की मेरे कस्बे से निकलकर फिर दिल्ली शहर आएगी और वो बनने की कोशिश करेगी जो मैं आज बन पाई हूँ, मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने हमेशा ये सोचा था कि भारत उम्मीदों का देश है, ख्वाबों का देश है, अफसरों का देश है। मुझ जैसी नाचीज को इतनी बड़ी जगह पहुंचा दिया। मैं यहाँ सिर्फ रोजी रोटी कमाने आई थी, मुझे एक नाम दे दिया, एक पहचान दे दी, एक ओहदा दे दिया, यहाँ सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन आज आरफा की जगह आसमा आती है तो हमारे देश का जो दामन है, हमारे समाज का जो दामन है, वो इतना छोटा हो गया है, दिल इतना छोटा हो गया है कि सबसे पहले आसमा से उसकी पहचान पूछी जाएगी और फिर ये फैसला लिया जाएगा कि उसकी मदद की जाएगा नहीं, उसे नौकरी दी जाएगा नहीं। तो दुख भी होता है और फिर उम्मीद भी ये होती है कि हो सकता है ये दौर बदले। ऑल्टरनेट मीडिया का मैं जिक्र करें, ऑल्टरनेट मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा जहां मेरे जैसे टीवी के पत्रकार, जिन्होंने, आप जो अभी टीवी देख रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि शायद इसमें बहुत एरोगेंस है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे लोगों ने टीवी न्यूज को बनाया। मैं उस जनरेशन का हिस्सा हूँ जब प्राइवेटाइज हो रहा था टेलीविजन, तब मैं दाखिल हो रही थी टीवी। और उसी दौर में, यानी कि मैं गोल्डन जनरेशन ना सही तो फिर भी एक सिल्वर जनरेशन का हिस्सा हूँ कि टीवी की इस प्राइवेट टेलीविजन न्यूज की बदलती दुनिया में मैं भी एक ईंट की तरह उस इमारत में लगी हुई। और आज टीवी की ये हालत है कि टीवी में, पूरी की पूरी टीवी न्यूज में मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। टीवी के संपादक मेरे नाम को और मुझे छू भी नहीं सकते, मैं उनके लिए एक अनटचेबल हूँ। तो न सिर्फ कि मैं टीवी के लिए अनएम्प्लॉयड हूँ, बल्कि अनएम्प्लॉयबल हूँ।
एक ऐसा व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे वक्त में ऑल्टरनेट मीडिया एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा, और यही जो तानाशाही तमाम तरह की नीतियां हैं उसके एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर उभरा, जिसमें मेरे जैसे लोगों को वही कैमरा और माइक की ताकत, जिससे कस्बे से आई छोटी लड़की बहुत सारे गरीब और बेसहारा और बेआवाज लोगों की आवाज बन पाई, उस ताकत को न सिर्फ ही बरकरार रखा बल्कि उस ताकत को बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये ताकत आप लोग हमें देते हैं, आप हमें फंड करते हैं, तो हमारी अकेली जवाबदेही सिर्फ आपके लिए है। अगर स्टेट आपको फंड करेगा, आप स्टेट के लिए जवाब देना। सरकार आपको फंड करेगी, पत्रकार सरकार के लिए जवाब देगा। अगर जनता पत्रकारों को फंड करेगी तो पत्रकार जनता के लिए जवाब देगा। मेरे पास ईमेल्स आते हैं, यूट्यूब पे के वीडियोस के नीचे बहुत सारी गाली गलौज भी होती है, हिंसक बातें भी होती है, लेकिन उसमें कोई छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़की ये भी कह देती है कि मैं अपनी पॉकेट मनी में से 50 रुपए आपको देती हूँ, मेरे स्कूल में परेशानी हो रही है, आपने अभी तक मेरी खबर नहीं चला। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जो आम लोगों की जो पूरी ताकत है, इसको समझना जरूरी है। ऑल्टरनेट मीडिया आपके जरिए बनाया गया है, आप पूरे तरीके से इंचार्ज हैं, आप ही वो हैं जिसके लिए हम जवाब दें। तो जब भी आपको ये मौका मिले, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ वायर को कीजिए, जरूर कीजिए वायर को सपोर्ट, लेकिन जो भी आपको लगता है कि ऐसे पत्रकार हैं जिसमें आप ये पाते हैं कि आपके मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्हें हर तरह से समर्थन कीजिए। जो आपकी गुंजाइश है छोटी बड़ी उससे भी कीजिए। इसके अलावा जब वो परेशानी में हो तो आवाज उठाइए। इसके अलावा जरूरत पड़े अगर उनके लिए तो सड़क पे भी उठाइए। आखिरी बात एक शेर के साथ, चूंकि यहाँ शेर का माहौल है और मैं समझती हूँ कि यहाँ काफी लिटरेरी टेस्ट वाले लोग हैं। अहमद फराज मुझे अक्सर याद आते हैं और हिम्मत भी देते हैं। और उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ शेर के साथ खत्म करने के बाद, कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जैसे मैंने कहा कि तानाशाह को इस बात से डर लगता है कि निहत्ते लोग अब उससे डरते नहीं, गोरख पांडे ने कहा था। मेरा अभी भी यकीन है कि तमाम फौज, गोला बारूद, जज, अदालत, मीडिया, तमाम तरह की ताकत के बावजूद अगर इस देश में सिर्फ 50 ऐसे लोग हों जिनको किसी चीज का कोई खौफ ना हो, जिनको जेल जाने का, मरने का, सब कुछ खो देने का, सब कुछ त्याग देने का कोई भी खौफ ना हो, आप यकीन जानिए हम देश बदल सकते हैं। सिर्फ 50 बेखौफ लोग जिनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। तो ऐसे लोग भी हमें अपने बीच तैयार करने हैं, जिनके बीच इतना जज्बा हो, पहली बात इतनी समझ पैदा हो, दूसरे इतना जज्बा हो, और तीसरे रास्ता भी हो। और यहाँ किसी हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे गांधीवादी रास्ते की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा का नतीजा सिर्फ हिंसक ही होता है। मैं गांधीवादी हमेशा से रही हूँ, आज भी हूँ, और मुझे लगता है कि एक शांति प्रिय समाज बनाने के लिए शांति से ही काम किया जा सकता है। आखिरी अहमद फराज का शेर, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तबा के जान से लिखा, जब ही तो लोच कमाका ज़बां तीर की है, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए, इस तमाम मोहब्बतों के लिए, इस समर्थन के लिए, और ये याद दिलाने के लिए कि इस पूरे सफर में मैं अकेली नहीं हूँ।